हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं यंत्र उपकरण प्रकरण। इसमें जो यंत्र जो थे वो बहुत सारे हैं, पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगी और वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यंत्र। तो ये क्या यंत्र हम क्यों पढ़ते हैं? तो पारद में मतलब जो रस शास्त्र में हम जो भी कर्म करते हैं, पारद औषधि निर्माण में या पारद के संस्कार में, मूर्छन में, जारण में, तो ये यंत्र वहाँ उपयोगी होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं और ये इनका उपयोग हम कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले स्वेदन, मर्दन आदि कार्यों को करने के लिए तथा पारद को नियंत्रित करने के लिए रस सिद्धों द्वारा प्रयत्न पूर्वक जिन जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे यंत्र कहते हैं। तो वही पारद को नियंत्रित करने के लिए और इन सब मर्दन, स्वेदन आदि कार्यों को करने के लिए जो भी साधन होते हैं उन्हें यंत्र कहते हैं। फिर जिस साधन द्वारा पारद नियंत्रित होता है उसे यंत्र कहते हैं। ये एक और परिभाषा, पारद, महारस, उपरस, उप धातु आदि के शोधन मारण के कर्मों की सफलता या रस आदि द्रव्यों को गिरने, उड़ने, जलने आदि से बचाने हेतु उपकरण काम में लिए जाते हैं, उन्हें यंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहला उलूखल यंत्र। वैसे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है। यह जो होता है वो 16 अंगुल ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? 16 अंगुल ऊंचा होता है और ये 10 अंगुल व्यास वाला होता है, मतलब इसकी चौड़ाई जो होती है वो 10 अंगुल होती है। तो उलूखल ऊंचा होता है कि ये जो था वो कितना हो जाएगा? 16 अंगुल हो जाएगा। और ये जो थे वो कितना है? 10 अंगुल। ये हो जाएगा 10 अंगुल, ये हो जाएगा 16 अंगुल। फिर और हाँ, इसकी गहराई जो होती है वो 13 अंगुल की होती है। और जो गहराई मतलब ये वाला पार्ट देखेंगे, ये जो ये गहराई होती है ये वाला जो होती है वो 13 अंगुल का होगा। और ये मूसल होता है, ये जो होते है वो 20 अंगुल का होगा। तो देखो, ये हो जाएगा 10 अंगुल का, फिर ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 10 अंगुल का, और ये हो जाएगा 16 अंगुल का, और ये गहरा 13 अंगुल का, और मूसल 20 अंगुल का। ये ठीक है। अब देखो, यह जो है वो 16 अंगुल होता है, 10 अंगुल युक्त व्यास का होता है, 13 अंगुल गहरा होता है, और अभ्यंतर भाग कैसा होता है? बहुत चिकना होगा, मजबूत होता है, लोहे से निर्मित होता है। इसकी मुछली भी जो होती है वह 20 अंगुल लंबी होती है, सुंदर होती है, चिकनी होती है, स्थूल होती है। ये सब जैसे भी हम जैसे घर में ईमान दस्ता या उलूखल देखा ही होगा, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको जो है वो इसका उपयोग कठिन द्रव्यों के लिए होता है, क्योंकि ये बहुत भारी होगा, तो कठिन द्रव्यों को चूर्ण बनाने में उपयोग किया जाएगा। जैसे माक्षिक, प्रवाल को कूटकर चूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये, हाँ, एक बार फिर से देख लेती हूँ। इसका जो ये होता है मूसल वो 20 अंगुल का होगा, ये 16 अंगुल, ये 10 अंगुल, और ये लंबा 13 अंगुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया उलूखल यंत्र। अब देखेंगे खल्व यंत्र। खल्व यंत्र कुछ ऐसा होगा, उलूखल जैसे लंबा ज़्यादा होता है तो खल्व कुछ ऐसा होता है। ये दो प्रकार के खल्व यहाँ है, एक है अर्धचंद्राकार खल्व और एक है वर्तुल खल्व। ठीक है। देखते हैं हम। खल्व निर्माण के लिए नीला और श्याम वर्ण का स्निग्ध, दृढ़ और भारी पत्थर चयन किया जाता है। वो उलूखल क्या था? लोहे का होता है। और खल्व यंत्र जैसे कि वो जो वैद्य लोग ऐसे वो करते हैं ना, जो रगड़ते हैं, वैसे पत्थर का बना हुआ होता है कुछ, औषधि को कल का बनाने में देखा होगा, तो वही हो जाता है वो खल्व यंत्र। तो ये पत्थर का बना हुआ होता है, स्निग्ध होता है, दृढ़ होता है और भारी पत्थर का होता है। ये क्या होगा? 16 अंगुल ऊंचा होता है, ये 9 अंगुल चौड़ा होगा, तथा 24 अंगुल लंबी जो होती है वो इसकी खल्व बनाई जाती है। मतलब लंबाई इसकी ज़्यादा बड़ी होगी, ऊंचाई कम होगी, क्योंकि ये थोड़ा चपटा होता है। तो 24 अंगुल होगा इसका क्या? लंबा। लेकिन और इसकी ऊंचाई जो होती है वो कितनी? 16 अंगुल होगी, और चौड़ाई होगी 9 अंगुल, जिसके लिए 12 अंगुल लंबी मूसल होती है, 20 अंगुल लंबा तथा 10 अंगुल ऊंचा खल्व रस कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो अब ये वाली लाइन याद रखना कि 20 अंगुल लंबा और 10 अंगुल ऊंचा। 20 अंगुल लंबा, 10 अंगुल ऊंचा जो होता है वो रस कर्म के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। पारद आदि द्रव्यों को रसपूर्वक मर्दन करने के लिए खल्व उत्सेद रहित, अत्यंत चिकने तथा अच्छी मूसलियों वाले होते हैं। ठीक है। जो अर्धचंद्राकार, वर्तुल और खल्व, तप्त खल्व, हाँ, 3 प्रकार के खल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार, वर्तुल और तप्त खल्व। हम तीनों को देखते हैं। अर्धचंद्राकार खल्व, यह खल्व की ऊंचाई जो होती है वो कितनी? 10 अंगुल की होती है, लंबाई इसकी 16 अंगुल की होती है, और चौड़ाई 10 अंगुल की होती है। मतलब इसकी
ऊंचाई और चौड़ाई सेम ही होगी 10 अंगुल की, और इसकी लंबाई जो होती है वो 16 अंगुल की होती है। बस इसमें इन सब की वजह से इतनी प्रमाण याद करने की ज़रूरत नहीं है। फली की मोटाई जो होती है वो 2 अंगुल होती है, चिकनी आकृति की होती है, अर्धचंद्राकार होती है, जिसकी मूसली जो होती है वो कितनी होती है 12 अंगुल की होती है। मूसल मतलब यही कूटने वाला। और बाहर की परिधि जो होती है वो 12 अंगुल की होने पर श्रेष्ठ बताई गई है। तो आप एक तो यह रसकर्म वाला याद रख ली ना, और यहाँ पर इसकी सिर्फ ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है 10 अंगुल, और चौड़ाई भी होती है 10 अंगुल, लेकिन लंबाई जो होती है वो 16 अंगुल होगी, बाकी गहराई ठीक है। और इसकी परिधि जो होती है वो पूरी 12 अंगुल की होती है। ये होगा अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार के बाद देखेंगे वर्तुल। वर्तुल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यह अत्यंत चिकनाई युक्त होता है, 12 अंगुल विस्तार वाले पत्थर से निर्मित किया जाता है। विस्तार इसका कितना होगा 12 अंगुल होगा, और ये 4 अंगुल गहरा होगा, मतलब बहुत छोटा सा ऐसा कुछ टाइप का होगा, कप जैसा। 4 अंगुल गहरा तथा जिसका तल भाग अत्यंत चिकना बना हुआ होगा, जिसकी मूसली को नीचे का भाग एकदम चिपटा होगा, और शिखर भाग जो होता है वो आसानी से पकड़ जाए ऐसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पे देखो एक नॉट जैसा बना दिया है बड़ा सा, कि उसको हम आसानी से पकड़ सके, फिसले ना वो। इस प्रकार बनाया हुआ खल्व जो होता है वो वर्तुल खल्व होता है, जो मर्दन में अत्यंत सुखप्रद होता है, जिसकी जो तल भाग है मूसली का वो एकदम चपटा होता है, और ऊपर वाला पकड़ने वाला थोड़ा सा भाग सकरा होता है। और इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसमें पकड़ अच्छी हो। और ये कैसा 12 अंगुल विस्तार वाला, 4 अंगुल गहरा होता है। अब थर्ड है तप्त खल्व। तप्त खल्व मतलब कि यहाँ कहीं अग्नि का भी यूज होगा। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है कि खल्व है और उसके नीचे जो होता है वो अग्नि भी है। तो यहाँ पे लोहे से निर्मित 9 अंगुल अभ्यंतर परिणा वाला 6 अंगुल गहरा, जिसका मूसल 8 अंगुल का बना होने से यह वर्तुल खल्व तप्त खल्व कहलाता है। तो इसका अभ्यंतर प्रमाण जो होता है वो कितना 9 अंगुल होता है, मतलब 9 अंगुल तक ये होता है, और ये 6 अंगुल गहरा होता है, और इसका मूसल जो होता है वो 8 अंगुल होता है। वास्तव में यह वर्तुल खल्व ही है, लेकिन लोह निर्मित होने के कारण इसको तप्त खल्व कहा जाता है, और इसमें अग्नि का प्रयोग होता है। मतलब तप्त खल्व भी पत्थर से नहीं बनेंगे, तप्त खल्व भी लोहे से बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अग्नि देते हुए पारद का मर्दन करना है। पारद का मर्दन जब अग्नि देते हुए करेंगे तो इसका यूज करेंगे। कांत लोह से निर्मित तप्त खल्व करोड़ों गुना फलप्रद होता है। इसे मूर्छन संस्कार कहा, इससे मूर्छन संस्कार किया जाता है। तो ये वाली लाइन याद रखना है कि लोह जो होता है वो क्या होता है, कांत लोह से निर्मित जो होगा वो करोड़ों गुना फलप्रद होता है, ठीक है। अब आगे हाँ, अब देखेंगे कच्छप यंत्र। ये तो हमने देख लिया था कि जैसे जिसमें कूटने का काम होता है या कुछ ऐसे। तो ये हो गया उलूखल, ठीक है, जो कि लोहे का बना था। फिर खल्व, अर्धचंद्राकार खल्व, ये देखिए। तब फिर वर्तुल खल्व, ये दोनों पत्थर से बने, और तप्त खल्व कांत लोह से बना है। कच्छप यंत्र। अब कच्छप यंत्र देखो, पहले देखते हैं कैसा होता है। ऐसा यहाँ पे हमको मैं बता देती हूँ, फिर हम पढ़ लेंगे। एक जो हम यहाँ पे नाद लेते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट, ये नाद है। ये वाला नाद मतलब कि वही कुछ मिट्टी का कुछ इस तरीके से बना हुआ टब जैसा, थोड़ा सा उथला। तो ये हो गया नाद। इसमें हम पानी भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पानी भरने के बाद जो होते हैं हम ऊपर एक और बड़ी नाद रखेंगे। ये देखो, जिसका तल पार्ट जो होता है वो, मतलब जिसका तल वाला जो होता है वो पानी से क्या हो, टच में हो। फिर ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है मूसा। मूसा मतलब कि कुछ एक पात्र ही होता है जो कि अग्नि को इतना सह लेता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, जो सिलिकॉन या इनसे बना होता है। हम मूसा भी पढ़ेंगे आगे। तो ये मूसा है जिसमें हमने पारद लिया है, और जो भी पारद के कर्म हम इस तरीके से अग्नि देते हुए करते हैं, तो हमें पारद और उसके साथ जो भी जिसका भी जारण या फिर जिस संस्कार जो भी करना है हम उसके साथ उसे लेते हैं। तो ये मूसा है, मूसा में हमने पारद लिया है। उसके बाद इसे हमने यहाँ कटोरी से ढक दिया है। इस मूसा को कटोरी से ढकने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, इस तरीके से ढकने के बाद हमें यहाँ पे संधि बंधन किया है। देखो यहाँ पे मतलब कि नाद और कटोरी के बीच में, ये कटोरी और ये नाद, तो इनके बीच में क्या करना है, संधि बंधन कर देना है, ताकि अग्नि जो हम ऊपर से फिर देंगे तो कोई दिक्कत ना हो।
तो हमने यहाँ अच्छे से संधि बंधन कर दिया है और ये फिर हमने ऊपर से क्या कर दी है, आग जला दी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तो आपको समझ। एक छोटी सी नाद के आकार का जमीन में गड्ढा करके उसमें हम नाद को बिठाकर पानी भर देते हैं। नाद को बिठाया हमने गड्ढा करके और हमने उसमें पानी भर दिया। इस जल युक्त नाद पर एक दूसरी बड़ी नाद रखना है जिसका संपूर्ण तल मतलब उसका पूरा तल जल को स्पर्श करता रहे, इस तरीके से रखना है। अब नाद में विड सहित पारद को युक्त मतलब पारद के जिसके साथ भी हमें मारण या संस्कार करना है उस चीज को लेकर पारद युक्त मूषा को अच्छी तरह एक कटोरी से ढक दें। फिर कटोरी और नाद के बीच संधि बंधन करना है। देखो ये क्या करना है, नाद के बीच संधि भाग को 7 बार कपड़ मिट्टी करके सुखा ले। मतलब इतना संधि बंधन करना है कि वहां पे 7 बार कपड़ मिट्टी करना है। फिर कटोरी को ऊपर खदीर या बैर के कोयले को डाल करके अग्नि जला दे। यंत्र को कच्छप यंत्र कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है वह स्वेदित एवं मर्दित पारद का विड़ के साथ जारण किया जाता है। जैसे गंधक के साथ जारण या किसी के साथ भी उसका जारण किया जाता है। स्वांशित होने पर पृथक किया हुआ पारद पूर्ण अग्निबल संपन्न और अपने गर्भ में धातु के सत्व को शीघ्र द्रवित करने वाला होता है और अग्नि बल के कारण ही पारद के गर्भ में सभी सत्व की गर्भद्रुति होकर जारणा हो जाता है। मतलब वही है, यहाँ पर हम पारद का जारण करने के लिए हम इस यंत्र का यूज करते हैं, कच्छप यंत्र। कैसा होता है, ठीक है, देख लिया। कछुए के समान कुछ है, एक नाद लिया, फिर ऊपर नाद लिया, फिर मूसा ली, फिर कटोरी ली, संधि बंधन किया और ऊपर अग्नि जला दी। इस तरीके से है कच्छप यंत्र। ये हो गया। अब है देखेंगे ऊर्ध्वपातन। हमने पारद पढ़ा था, उसमें हमने ऊर्ध्वपातन, अधपातन और तिर्यकपातन ये तीनों चीजें पढ़ी थी, क्योंकि वहाँ तीनों प्रकार के संस्कार हमने मतलब जो पातना संस्कार पढ़ा था तो तीनों प्रकार की चीजें पढ़ी थी। यहाँ पे हमने एक घड़ा लिया है, ऊपर एक बड़ा घड़ा, ये छोटा है ये बड़ा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने उल्टा रखा है इसे और यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, ये संधि बंधन कर दिया। यहाँ पे ये आलवाल, आलवाल मतलब कि यहाँ पे हमको जो पानी है ठंडे पानी की धारा चलाती रहनी है और फिर हमने यहाँ अग्नि दिया है। तो अगर हम इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे अगर हमने हिंगुलोद पारद, जैसे हिंगुल जो होता है वो क्या होता है, पारद का खनिज होता है, तो उससे हमें पारद को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ हम हिंगुल रखेंगे और इसे अग्नि देंगे तो यहाँ हमें पारद प्राप्त हो जाएगा चिपका हुआ इस घड़े के ऊपर। कुछ इस तरीके से ऊर्ध्वपातन, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है ये, सॉरी देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है पारद, इसीलिए इसे ऊर्ध्वपातन कहा गया है। तो इसीलिए ये यंत्र ऊर्ध्वपातन यंत्र है। अब पढ़ते हैं, इस यंत्र के निर्माण में छोटी बड़ी दो हांडियों, एक छोटी और एक बड़ी की आवश्यकता होती है। बड़ी हांडी का मुख नीचे होता है एवं छोटी हांडी का मुख ऊपर होता है। मतलब छोटी हांडी का मुख ऊपर और बड़ी हांडी इसके ऊपर होती है। स्थापित कर दें। ऊपर वाली हांडी का पृष्ठ तल 16 अंगुल विस्तृत होना चाहिए। इतना आपको स्पेसिफिक याद करने की जरूरत नहीं है। इस पृष्ठ पर 8 अंगुल चौड़ा और 10 अंगुल लंबा, 4 अंगुल ऊंचा। ये आल बाल का फिर भी एक बार याद रखना कि 8, 10 और 4 अंगुल इसकी क्या होगी, प्रमाण होगा। आल बाल बनाना चाहिए। दोनों पात्रों के मुख में संधि बंधन कर को भैंस के दूध में चूना, मंडूर और फाणित को मर्दन करके निर्मित किए हुए लेप से दृढ़ संधि बंधन कर दें। संधि बंधन करना है आप, तो इतना ध्यान रखना। फिर जल धारा वाले पात्र को ऊपर की ओर रख करके नीचे वाले पात्र को चूल्हे पर के ऊपर क्या करना है, चढ़ा देना है। इस यंत्र के नीचे वाले पात्र में ऊर्ध्वपातन योग्य द्रव्य डाल दे। ऊर्ध्वपातन वही कि जो ऊपर की तरफ चला जाए। आल बाल में पानी को गर्म होने पर उसे निकालकर बार बार ठंडा पानी बनना है। हाँ, वहाँ पर अगर पानी गर्म हो जाता है तो वहाँ पर हमें पानी बार बार चेंज करना पड़ता है कि ठंडा डालना पड़ता है। इस यंत्र को ऊर्ध्वपातन यंत्र कहते हैं। यह यंत्र हिंगुलोद पारद, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया है कि हिंगुल से हम पारद जब हम अलग करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। हिंगुलोद आदि द्रव्यों को रखकर मृदु मध्य तीव्र अग्नि पर पातन करते हैं। व्यवहार में व्यवहार में जल धारा की जगह हम गीला मोटा कंबल का टुकड़ा भी रख सकते हैं। जो आल बाल है वहां पे हम गीला या मोटा मतलब कंबल का टुकड़ा करके भी रख सकते हैं। इस यंत्र का उपयोग हिंगुल के पारद के निष्कासन में किया जाता है। ऊर्ध्वपातन संस्कार में भी किया जाता है। तो ये हो गया ऊर्ध्वपातन। अब इसी तरीके का होता है अधपातन। देखो यहाँ पे बड़ी मटकी को नीचे लिया है, छोटी वाली को ऊपर लिया है, ठीक है। और ये जो बड़ी वाली मटकी है इसे हमने
भूमि के अंदर गड्ढा करके रखा है और फिर इनके मध्य संधि बंधन किया है और फिर ऊपर से अग्नि दी है। अब हमें द्रव्य कहाँ लेना है, तो द्रव्य हमें ऊपर वाले इसमें ही लेना है, क्योंकि यहाँ तो हम संधि बंधन कर देंगे, ऊपर वाले इसमें हमें लेप कर देना है इस घड़े में। मतलब अगर ऊपर वाले घड़े में रहेंगे तो नीचे आ जाएगा ना वो, तो इसीलिए कुछ इस तरीके का द्रव्य मर्दन करके ये ऊपर वाले घड़े में हम क्या कर देते हैं, यहाँ इस तरीके से लेप कर देते हैं। लेप करने से वो लगा रहेगा, फिर हम ऊपर से अग्नि देते हैं और फिर वो नीचे इस तरीके से इस पानी में हमें एकत्रित होकर मिल जाता है। तो ये हो गया अधःपातन। देखो, मिट्टी की दो छोटी हांडियों को लेकर ऊपर की हांडी छोटी के अंदर जो होता है वह तल भाग में अधःपातन करने योग्य द्रव्य को औषधियों के साथ पीसकर लेप कर देंगे। ठीक है। बड़ी हांडी में जल भर के छोटी हांडी का मुख बड़ी हांडी में प्रविष्ट कर संधिबंधन करके सुखा लेंगे। फिर बड़ी हांडी को भूमि के अंदर गाड़ देंगे, मतलब हमें पहले यंत्र बनाना है, उसके बाद उसे गाड़ना है। फिर हम बड़ी हांडी को भूमि के अंदर गाड़ देते हैं। ऊपर से पात्र को अच्छी तरीके से वन्य उपलों से ढक करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर स्वांशित होने पर जल वाले नीचे के पात्र में पारद प्राप्त होता है। जो जल वाला पात्र है, ये जहाँ हमने जल भरा है, यहाँ पे हमें पारद प्राप्त होता है। इसे जो होता है वो अधःपातन यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग पारद के अधःपातन में किया जाता है। ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था। बस यहाँ पे हांडी जो होती है वो बड़ी नीचे है, छोटी ऊपर है, और यहाँ जल भी भरा है, ये जल को भूल मत जाना। अब देखेंगे तिर्यक पातन। देखो, तिर्यक पातन कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे हमने घड़ा लिया है जिसको अग्नि दे रहे हो। यहाँ पे जो तिर्यक पातन करने योग्य द्रव्य हैं वो लिए हैं, और यहाँ पे इसके कंठ से लेके इसके यहाँ तक, ये गलत बना है, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ पर जो होती है वो एक, इसके कंठ में नहीं, इसके जो होते है वो यहाँ पे नली लगी हुई होती है, और इसमें भी जो होता है वो क्या होता है, जल भरा हुआ होता है। और यहाँ पे हमें तिर्यक पातित जो पारद होता है वो इस घड़े में हमें प्राप्त होता है। बस पढ़ते हैं। इस यंत्र के लिए भी मिट्टी की छोटी छोटी दो हांडियां लेते हैं। बड़ी हांडी ऊंचाई पे लंबी होनी चाहिए। बड़ी हांडी क्या होती है, थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए, जिसके कंठ में छिद्र करके एक नली लगावे तथा उस नली का दूसरा सिरा दूसरी हांडी के पेट में, मतलब कंठ में नहीं जा रहा था, हांडी के बीच में, पेट में छिद्र कर प्रविष्ट कर दें। फिर दोनों छिद्रों को दोनों छिद्रों को संधि स्थल में मिट्टी से लेप करके मजबूत करें। मतलब ऐसा नहीं कि वो खुला रहे, मतलब वहाँ पे जो हमने वो नली डाली है या जो भी बनाया है, वहाँ पे मुख पे हमें क्या करना है, मिट्टी से लेप कर देना है। फिर बड़ी हांडी में पात्र एवं छोटी हांडी में शीतल जल भरा होना चाहिए। फिर पारद युक्त हांडी को चूल्हे पे हमें क्या करना है, चढ़ा देना है। सर्वप्रथम मृदु अग्नि, फिर तीव्र अग्नि देकर हमें पारद का तिर्यक पातन कंप्लीट करना है। और इस तरह इसको तिर्यक पातन कहते हैं। इसका उपयोग पारद के तिर्यक पातन संस्कार में किया जाता है। ये थोड़ी ऊंचाई पे होनी चाहिए, बस ये देखो, और ये थोड़ा नीचे होनी चाहिए। ये छोटी होगी और ये वाला इधर आएगा। ठीक है, कंठ से लेके पेट तक, बाकी इजी है। ठीक है, अब तिर्यक पातन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं तुला यंत्र। तुला यंत्र क्यों कहते हैं, तो देखो ये यंत्र थोड़ा तुला जैसा दिखता ही है। इसमें क्या होता है कि हम दो प्याले नुमा पात्र लेते हैं। एक में हम पारद डालते हैं और एक में गंधक, क्योंकि ये पारद और गंधक के जारण में यूज होता है। तो एक में पारद लिया, एक में गंधक लिया, और इसे बालुका यंत्र में लेते हैं, बालुका यंत्र के अंदर रख देते हैं। पहले तो इन दोनों के बीच में हम एक नली बनाते हैं कंठ से, और इन्हें जो होते हैं वो पिदान, ये इनका मुख भी हम बंद कर देते हैं। फिर इसे हम बालुका यंत्र, ये सब क्या है, बालुका भरी हुई है, बालुका में लेते हैं और फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो जिससे कि पारद का जारण हो जाता है। मतलब पारद जो होता है ये 2 गुना गंधक को अपने अंदर क्या कर लेता है, पचा लेता है। देखते हैं हम। इस यंत्र के निर्माण के लिए 2 बैंगन के आकार की मूसा लेकर, ये क्या हमने यूज किया है, मूसा यूज किया है, मूसा लिए हमने, और कैसे आकार की, बैंगन के आकार की। फिर दोनों के कंठ भाग में एक छिद्र करके 9 अंगुल लंबी मिट्टी की नली को जोड़ देना है, और फिर मिट्टी की नली से जोड़कर संधि बंधन कर देना है। फिर एक मूसा में शुद्ध गंधक तथा दूसरी तरफ शुद्ध पारद लेना है। उन्हें ढक्कन लगाकर संधि बंधन कर देना है। इसकी आकृति तुला जैसी होने से इसे तुला यंत्र कहते हैं। अब इसे बालुका यंत्र में रखकर, देखो यहाँ बालुका यंत्र में रखा है, बालुका यंत्र में रखकर बालुका से पूरित करके अग्नि
दी जाती है। इसी यंत्र का उपयोग गंधक जारण के लिए किया जाता है। ये जो होती है वो कितनी 9 अंगुल लंबी है ये नली, ये वाली। और ये कैसा बैंगन के आकार के है और ये क्या है, मूषा है। और इसे कहाँ रखा है, बालुका यंत्र में। ठीक है, ये हो गया हमारा तुला यंत्र। तुला यंत्र के बाद है डोला यंत्र। इसका उपयोग तो बहुत किया है। यहाँ क्या लिया है हमने, एक मिट्टी का घड़ा लिया है, उसके कंठ में हमने छिद्र करके एक रॉड ऐसे डाल दी है, या एक लकड़ी जो भी है। फिर उसे हमने उस पोटली, जिसका भी हमें स्वेदन करना है, उसे हमने एक धागे से पोटली को लटका दिया है। यहाँ पे जिस भी द्रव्य में स्वेदन करना है, पानी में करना है, अम्ल द्रव्य में करना है, क्षार द्रव्य में करना है, किसी के गोमूत्र में करना है, गोदुग्ध में करना है, किसी का भी स्वेदन, तो इस प्रकार से हम डोला यंत्र में स्वेदन करते हैं और फिर उसे अग्नि दी जाती है। और फिर कब तक करना है, 3 प्रहर तक, 3 रात्रि तक ऐसे करके किया जाता है। अब एक मिट्टी की हांडी लेना है, उसके गले में आमने सामने छिद्र करके उसे एक मजबूत पतली लकड़ी या लोहे की शलाका प्रविष्ट करनी है। फिर यहाँ पर क्या करना है, पानी पात्र में द्रव्य जो होता है वो आधा भरकर शलाका के मध्य में पारद आदि स्वेदन द्रव्य को पोटली से लटका देना है। मतलब हमें जो भी द्रव्य लेना है वो कितना भरना है, हमें आधा भरना है। ये आधा हमें भरना है, आधा भरना है। उसके बाद उसे जिसका भी हमें स्वेदन करना है उसे हम उस लकड़ी से या शलाका से फिर क्या करेंगे, मध्य में लटका देंगे उस पोटली को। सूत्र द्वारा बांधकर डूबता हुआ लटका दिया जाता है। हांडी को चूल्हे पर रखकर मंदाग्नि पर निर्मित समय, मतलब जो भी निर्धारित समय है जिसके लिए जितना कहा गया है उतना हमें स्वेदन करना है। इस यंत्र को डोला यंत्र कहते हैं। ये हो गया डोला यंत्र। अब है देखेंगे डमरू यंत्र। अब देखो डमरू यंत्र भी कुछ जो होता है वो पातना यंत्र की तरह होता है, लेकिन यहाँ वहाँ पे हमने क्या किया था, घड़े को नीचे मिट्टी में रख, वहाँ पे हमने तो छोटा बड़ा घड़ा भी लिया था और एक घड़े को जो था वो भूमि के अंदर रखा था और अग्नि ऊपर से दी थी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हमें एक घड़ा लेना है, उसके ऊपर दूसरा घड़ा समान आकृति का लेना है। यहाँ हमने संधि बंधन किया है। ठीक है, यहाँ जिस भी द्रव्य का ऊर्ध्वपातन करना है उसे लेंगे और इसे हम अग्नि देंगे, जिससे कि द्रव्य जो होता है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस घड़े में हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर भी ये आल बाल या जो भी है गीला कपड़ा भी यूज करना है। अब हम देखते हैं, एक मिट्टी की हांडी के ऊपर दूसरी मिट्टी की हांडी इस प्रकार उल्टा रखा जाए कि दोनों के मुख एक दूसरे से मिल जाए। मतलब समान आकार की समान साइज की वो ली है, हांडी ली है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, दोनों का मुख जो होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाए, फिर हमें संधि बंधन कर देना। डमरू जैसी आकृति बनने से इसे डमरू यंत्र कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग जो होता है वह रस भस्मों के निर्माण में किया जाता है। यह पारद और संख्या का ऊर्ध्वपातन करने, हिंगुल से पारद निष्कासन में भी उपयोग किया जाता है। ये भी पातन यंत्र जैसा ही है, बस यहाँ कुछ अलग है कि हम यहाँ पे अग्नि, यहाँ पर भी हम अग्नि नीचे से दे रहे हैं। यहाँ पे बस ये घड़ा बड़ा था, यहाँ पे ये छोटा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वो तो आधा पातन था जो जहाँ अपनी ऊपर से दे रहे थे और घड़ा भूमि में था। बाकी ये भी ऊर्ध्वपातन यंत्र जैसा ही होता है, बस यहाँ दोनों सेम ही लेते हैं शायद, इसलिए इसको डमरू यंत्र कहते हैं, क्योंकि ये फिर किसा डमरू जैसा दिखता है। ठीक है, अब देखेंगे विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसमें एक घड़ा है, उसके ऊपर सीधा घड़ा है, यहाँ पर क्या है, जल भरा हुआ है, यहाँ पे जिसका भी हमें ऊर्ध्वपातन करना है वही है, और यहाँ पे इस तल पे हमें वो पदार्थ प्राप्त हो जाएगा ऊर्ध्वपातित। मतलब ज़्यादातर जो यंत्र हैं वो ऐसे ही हैं कि जहाँ पे हमें ऊर्ध्वपातित करके द्रव्यों को प्राप्त करते हैं। अलग अलग विधि से, कोई विद्याधर से करते हैं, मतलब भी कर सकते हैं, डमरू से भी कर सकते हैं, तो ऊर्ध्वपातित यंत्र से भी का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब तीनों का मोटिव एक ही है, ऐसा मतलब एक ही तरीके से काम करते हैं। एक हांडी के ऊपर दूसरी हांडी को इस प्रकार रखा जाता है कि नीचे की हांडी के मुख पर ऊपर वाली हांडी का तलभाग अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, फिर दोनों की संधि को अच्छी तरीके से कपड़ मिट्टी करके संधि बंधन करेंगे। इसके नीचे वाले पात्र में द्रव्य और ऊपर वाले पात्र में जल भरा होता है। फिर 4 मुख वाला चूल्हा बनाकर, इसमें चूल्हा ध्यान रखना है कि इसमें चूल्हा कैसा होता है, 4 मुख वाला चूल्हा बनाकर यंत्र को रखकर चारों मुखों से अग्नि दी जाती है। यहाँ पे अग्नि जो होती है वो सीधी नहीं दी जाती है, चारों तरफ से अग्नि दी जाती है। चारों मुख का प्रयोजन जो होता है वो तीव्र अग्नि देना है।
गंधक जारण एवं हिंगुल से पारद निष्कासन के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य यही है कि ये 4 मुख वाला होता है और यहाँ पे चारों तरफ से अग्नि दी जाती है। तो ये कौन सा यंत्र है? विद्याधर यंत्र। अब है पाताल यंत्र। पाताल यंत्र देखो, पाताल यंत्र कुछ इस तरीके से होगा। क्या क्या है इसमें देखते हैं। यहाँ पर जो होता है वो एक हांडी ली है, ठीक है। हांडी में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक सराव लिया है इस तरीके से। सराव में छेद है, सराव में क्या है, यहाँ पे एक छेद, ठीक। फिर सराव के ऊपर जो होता है वो एक कटोरी लगाई है। ये देखो, ये जो भी है ये कटोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सराव लिया है और फिर यहाँ पे एक कटोरी ली है। अब जिस भी द्रव्य को हमें उपयोग करना है इस यंत्र में, हमें उससे यहाँ रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक छेद है तो वो द्रव्य तो अंदर नहीं जाएगा। हम ऊपर से अग्नि देंगे तो द्रव्य का जो सार भाग होगा जो भी, वो नीचे निकलकर सराव से कटोरी में एकत्र होता जाएगा, क्योंकि सराव में क्या है, छेद है। समझ आया? देखो, एक घड़ा जैसे एक बना है, फिर इसको हमने सराव से ढक दिया, यहाँ पे एक छेद है और इसके ऊपर एक कटोरी है। तो ये जो भी द्रव्य है, तो इस तरीके से हमें यहाँ जो भी हमें प्राप्त करना है सत्व यहाँ प्राप्त होगा। अब हम पढ़ते हैं। इसका उपयोग जो है वो भल्लातक तेल में वैसे किया जाता है, जिससे कि यहाँ पे हम भल्लातक रखते हैं, फिर अग्नि देते हैं, तो भल्लातक जो होता है वो अग्नि के कारण उसका तेल निकल करके सराव से होता हुआ इस पात्र में एकत्रित हो जाता है। तो मिट्टी का घड़ा लेकर के उसे छिद्र युक्त मिट्टी के सराव से ढककर संधिबंधन किया जाता है। फिर सराव के ऊपर एक उल्टी कटोरी रखकर संधिबंधन कर दें। फिर पहले सराव के साथ संधिबंधन कर दें, फिर कटोरी के साथ कर दें। अब जमीन के अंदर एक हाथ गड्ढा खोदकर भल्लातक आदि द्रव्य युक्त घड़े को उलट कर गड्ढे में रख दें। मिट्टी के घड़े का तल भाग जो होता है वो ऊपर आ जाता है। अगर हम उल्टा रखेंगे तो तल भाग ऊपर आ जाएगा मिट्टी घड़े का। फिर उसको हमको क्या करना है, फिर नीचे गड्ढे में कटोरी सहित हांडी को कंठ भाग के पास वाले रिक्त स्थान में मिट्टी से ढक दिया जाता है। मतलब यहाँ तक हमें मिट्टी से इसको यहाँ तक, मतलब जो घड़े का कंठ भाग है यहाँ तक हमें, इसके नीचे तक हमें फिर मिट्टी भर देनी है। मिट्टी से ढक दिया जाता है। इसके बाद मिट्टी की हांडी के ऊपर चारों तरफ से उपलों को भली प्रकार रख करके अग्नि प्रज्वलित की जाती है। स्वांगशीत होने पर सावधानी पूर्वक यंत्र को बाहर निकाल लिया जाता है और कटोरी में एकत्रित तेल ग्रहण किया जाता है। इस यंत्र को पाताल यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग गंधक, ये एग्जाम्पल याद रखना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये 1 वर्ड में पूछा जा सकता है कि गंधक तेल, भल्लातक तेल, विश्वामित्र कपाल स्नेह और नारियल तेल के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्वामित्र कपाल स्नेह, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या, भल्लातक तेल, विश्वामित्र कपाल स्नेह और गंधक तेल में इसका उपयोग किया जाता है पाताल यंत्र का। अब पालिका यंत्र। पालिका यंत्र तो बस ऐसा कुछ करची, मतलब छोटी सी कढ़ाई इस तरीके से होता है और यहाँ पे इस प्याले जैसी आकृति होती है। यहाँ पे एक लंबा दंड होता है और ये जो होता है वो शंकु, मतलब अंकुशनुमा आकृति होती है, जिसको पकड़ने में इजी होता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, जब हम परपटी बनाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। लोहे का प्याला जैसा, अब देखो क्या, लोहे का एक प्याला लेकर उसमें एक खड़ा दंड होता है जिसका ऊपर का भाग अंकुश की तरह मुड़ा होता है। इस यंत्र को पालिका यंत्र करते हैं और इस यंत्र का उपयोग गंधक जारण और परपटी निर्माण में किया जाता है। इजी है। अब है पुट यंत्र। पुट यंत्र देखेंगे तो पुट यंत्र जो होता है वो जो हम पुट देते हैं हम भस्म बनाने में, गजपुट और ये सब चीज़ें, तो कुछ इस तरीके से होता है कि पुट यंत्र में हम यहाँ बीच में जो होते हैं वो सराव रखते हैं। जिसका भी हमें भस्म बनानी है उनको सराव का संपूर्ण बना करके द्रव्य को अंदर रखते हैं। कुछ उपले ऊपर और कुछ उपले नीचे और कुछ उपले ऊपर होते हैं और फिर उन्हें अग्नि दी जाती है और फिर ये भस्म का निर्माण होता है। ये हो गया पुट यंत्र। मिट्टी के एक सराव में पाक किए जाने वाला द्रव्य लेकर हम दूसरे सराव से ढककर कपड़ मिट्टी करके मध्य में संधिबंधन करके उपलों द्वारा चारों तरफ से क्या करते हैं, हम ढक देते हैं और 2 प्रहर तक अग्नि दी जाती है। इस यंत्र को पुट यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग धातुओं के मारण में किया जाता है। पुट यंत्र हो गया। अब है बालुका यंत्र। देखो, बालुका यंत्र कुछ इस तरीके से होता है। बालुका यंत्र यहाँ पर इसका उपयोग जो होता है वो रस सिंधु निर्माण में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे एक पात्र लिया है जिसमें बालूका भरी है, और रस सिंदूर के लिए जो हम बॉटल यूज़ करते हैं वो बॉटल, और इसमें कजली भरी है जिससे हम रस सिंदूर का निर्माण करें। बालूका यंत्र में बस इतना ही है कि हम सीधे अग्नि नहीं देते हैं, पहले पात्र में बालूका रखते हैं, उसके बाद उस द्रव्य को रखते हैं जिसे हम अग्नि देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम बालूका यंत्र। अब देखो, एक सक्रिय मुख वाली कांच की 80 शीशी लेकर के उसके ऊपर उस पर कितना 1 अंगुल मोटी 7 कपड़ मिट्टी करके सुखा दिया जाता है। मतलब हमने पारद में जब हमने कूपी पक्व पढ़ा था तब भी ये विधि पढ़ी थी, ठीक है। हमने क्या किया था 7 बार कपड़ मिट्टी की थी 1 अंगुल मोटाई की, फिर उस शीशी की 1/3 भाग कजली भरी जाती है। कितनी भाग भरी जाती है? 1/3, 1/3 पार्ट जो होता है उसमें कजली भरी जाती है। फिर एक बड़ी नाद को लेकर उसके तल भाग में 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भरी जाती है। देखो यहाँ बालूका जो थी वो कितनी, ये जो है ये बालूका जो ये कितना 2 अंगुल, 2 अंगुल की ऊपर तक बालूका भरी जाती है, और कहाँ से भरनी है? तो बॉटल के कंठ से लेकर के नीचे तक भरनी है, और ये 2 अंगुल ऊपर तक भरनी है। मतलब यहाँ 2 अंगुल पहले तल से बालूका भरनी है, उसके बाद हमें बॉटल रखनी है, और ये कंठ तक बालूका भरनी है। और ये जो हमने कजली ली है वो कितना लिया है? 1/3 बॉटल का। एक बड़ी नाद को लेकर उसके तल भाग में 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भरी जाती है, फिर उसके ऊपर मध्य में शीशी रखकर बोतल के कंठ भाग तक विस्तारित बालूका भरी जाती है। कहाँ तक? कंठ तक। बालूका भरते समय बॉटल के मुख पर कॉर्क रखने पर बालूका प्रविष्ट होने की संभावना नहीं होती है, मतलब जो बॉटल है उसको पैक कर दे पहले। अब इस बालूका यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर क्रमशः मृदु, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि से पाक किया जाता है। बालूका के ऊपर सतह पर तृण रखने पर वह जलने लग जाए तो उसे पाक करना चाहिए। फिर इस यंत्र को बालूका यंत्र कहते हैं। बालू के स्थान पर लवण भरने पर लवण यंत्र, भस्म भरने पर भस्म यंत्र। यह यंत्र में 5 आड़क बालूका डालनी चाहिए। यह यंत्र का उपयोग गंधक, जारण और कूपी पक्व रस के निर्माण में किया जाता है। तो जैसे कि बालू की जगह पर अगर लवण भर दिया, भस्म भर दिया, तो वो यंत्र उस तरीके से कहलाता है। बालूका यंत्र तो अगर कूपी पक्व पूछा तो वहाँ पर और वहाँ के उसके लिए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो ये आप ध्यान रखना कि बालूका कितनी भरी जाती है। कंठ से लेकर 2 अंगुल तल तक भरी जाती है, ठीक है। अब है भूधर यंत्र। भूधर और स्वेदनी स्थाली यंत्र। कितने बचे हैं? 3 और बचे हैं, ठीक है, देख लेते हैं हम। भूधर यंत्र में देखेंगे यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, देखो ये जो होता है वो तल में होता है। भूधर मतलब भूमि के अंदर होगा ये। तो यहाँ पे हमें जो पारद की जो भी द्रव्य लेना है उसे हम क्या करेंगे, ये चारों तरफ उसकी बालूका भरी है और इसको एकदम मध्य में लेना है और ऊपर से अग्नि देना है, ठीक है। ये हो गया भूधर यंत्र। एक पारद युक्त मूषा को जमीन में गड्ढा बनाकर बालू भरकर उसके ऊपर रखा जाता है। चारों तरफ बालू है, बीच में क्या है? मूषा। मूषा एक पात्र ही है जिसमें हमने पारद भरा है। फिर शेष भाग को बालू से पूर्ण रूप से ढक दिया जाता है। शेष भाग को बालू से पूर्ण रूप से फेंक दिया जाता है। अब बालू के ऊपर अरण्य उपल, मतलब वही उपले रखकर जला दिया जाता है। इस यंत्र को भूधर यंत्र कहते हैं। इसका उपयोग जो होता है अंतर्धूम जारण में किया जाता है। ये भूधर यंत्र हो गया। अब देखेंगे स्थाली यंत्र। सॉरी, स्थाली यंत्र में देखो, किसी घड़े में औषधियों से मर्दित ताम्र आदि औषधियों के गोले को रख करके घड़े का मुख सराव से ढककर भली प्रकार से घड़ा एवं सराव से वो संधिबंधन कर दिया जाता है। फिर उस घड़े को चूल्हे पर रखकर अग्नि दी जाती है। इस यंत्र को स्थाली यंत्र कहते हैं। यह यंत्र का उपयोग शोधन एवं धातु को मृदु करने में किया जाता है। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे घड़ा लिया है, यहाँ पे हमने सराव उस पर उसे संधिबंधन कर दिया है। यहाँ जो भी हमने द्रव्य लिया है, मतलब जिस भी द्रव्य में हमें धातु को मृदु करना है वो द्रव्य, जैसे कि अब अगर अम्ल रस तो नींबू का स्वरस ये सब लिया है, और यहाँ जिससे भी हमें मृदु करना है उस धातु को मतलब उसका गोला बनाकर रख देंगे। तो धातुओं को मृदु करने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखो, ताम्र आदि धातुओं को गोले को रखकर घड़े में रखना है और फिर सराव संपुट कर देना है। तो इसका नाम क्या है? स्थाली यंत्र। स्थाली मतलब तल में जो भी द्रव्य वो डालना है, तो इसीलिए स्थाली।
ऐसे याद रखना है। स्वेदनी यंत्र मतलब यहाँ स्वेदन होगा, तो यहाँ पे क्या है देखो यहाँ पे घड़ा लिया है, इसमें जल है, इसके द्वारा ही स्वेदन होगा, जल के द्वारा। हमने घड़े में एक अच्छा टाइट कपड़ा बांध दिया है इस तरीके से, ठीक है। इसको कपड़े बांध दिया है, और जिस भी द्रव्य का स्वेदन करना है उसे हमने कपड़े के ऊपर रख दिया है। फिर कपड़े के ऊपर ऊपर जैसे कि घड़ा है, हमने उसे अच्छे से कपड़ा बांध दिया, और कपड़े के ऊपर जो भी द्रव्य डाल दिया उसके ऊपर फिर हमने सराव रख दिया है। देखो ये कपड़ा है, सॉरी, ये कपड़ा लिया और फिर ये हो गया सराव, और ये बीच में क्या होगा, जो भी द्रव्य जिसका हमें स्वेदन करना है। तो यहाँ से जो अग्नि मतलब वही भाप से क्या हो जाएगा, इसका स्वेदन हो जाएगा, और इसे स्वेदनी यंत्र कहते हैं। एक जल से पूरित घड़े के मुख पर मजबूत वस्त्र बांध देना है। वस्त्र के ऊपर श्वेत द्रव्य जिसका भी स्वेदन करना है उस द्रव्य को रखकर एक सराव से अच्छी तरह ढककर घड़े को चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दी जाती है। इस यंत्र को स्वेदनी यंत्र कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग द्रव्यों का स्वेदन द्वारा शोधन करने में किया जाता है। मतलब कि जिस भी द्रव्य का हम स्वेदन के द्वारा करते हैं, तो हम उसका यहाँ पर स्वेदन करते हैं, और जिससे जो होता है वो शुष्क एवं कठिन द्रव्य मृदु भी हो जाते हैं। तो ये हो गया स्वेदनी यंत्र। ये हमारे हो गए यंत्र, ठीक है। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। यंत्र जो होता है वो स्वेदन, मर्दन आदि 10 क्रियाओं के लिए जो साधन उपयोग में किए जाते हैं उन्हें यंत्र कहेंगे। उलूखल यंत्र पढ़ा हमने। खल्व यंत्र, ये एक बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उलूखल खल्व, लेकिन फिर भी एक बार आप पढ़ लेना। तब तक खल्व। कच्छप यंत्र, ये इम्पोर्टेंट है। कच्छप यंत्र ये बाकी वाले फिर भी पूछे जाते हैं, जैसे कच्छप यंत्र, ऊर्ध्वपातन, अधपातन, ये तो बहुत इजी है। ऊर्ध्वपातन, अधपातन, तिर्यक पातन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं पातन। और नहीं भी आए तो अगर हिंगुलोत्शोधन आया तो भी आपको पातना यंत्र यूज करना है। अगर पारद के संस्कार आए तब भी पातना यंत्र यूज होगा ही, तो ये अच्छे से ध्यान रखना। तुला यंत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोला यंत्र भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है ये, तो ये याद रहेगा। हमने वही दोला घड़ा लिया था, जिस भी द्रव्य में हमें स्वेदन करना है उसे अंदर उस द्रव्य को लिया था और पोटली को फिर लटका दिया था, ये दोला यंत्र। डमरू यंत्र इंपॉर्टेंट है। विद्याधर यंत्र में याद रखना कि हमें किस तरीके का यूज करना है अग्नि, तो चारों कोनों वाला जो होता है वो गैस या चूल्हा प्रयुक्त किया जाता है, और चारों कोनों से अग्नि दी जाती है ताकि अग्नि क्या हो, तीव्र हो। पाताल यंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। पालिका इतना नहीं है। पुट यंत्र तो के लिए तो पुट ही पूछा जाएगा। बालुका यंत्र इंपॉर्टेंट है। भूधर यंत्र, ठीक है। स्थाली और स्वेदनी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे बालुका यंत्र, पातला यंत्र, हाँ जो पातन यंत्र है, ऊर्ध्वपातन, अधपातन, ये भी, और पाताल यंत्र भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लें। बाकी हमने पढ़ लिया है यंत्र, ये हमारा यंत्र वाला टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।